अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है, देन कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क जिनको इम्प्लीमेंट करता है, देन क्या क्या बेनिफिट्स होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क का, और कब कब हम अपने प्रोग्राम में कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क आखिर आया क्यों, देन कलेक्शन फ्रेमवर्क कैसे बना। ये सारी बातें और भी बहुत कुछ हम जान रहे होंगे आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जो किसी भी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो कुछ सवालात के साथ कि व्हाट इज़ कलेक्शन फ्रेमवर्क, वाई वी यूज़ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, आखिर डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, और डेटा स्ट्रक्चर बनता कैसे है, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के, और अगर डेटा स्ट्रक्चर ना होता तो हमें क्या क्या प्रोग्रामिंग के अंदर मुश्किलात होती हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली एक तो इंटरफेसेस का मजमूआ है जिसके अंदर 2 से 3 इंटरफेस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है कलेक्शन का, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस या 2 से 3 इंटरफेस। तो इसके अंदर होता है बेसिकली कलेक्शन इंटरफेस, मैप इंटरफेस और एक इटरेटर इंटरफेस भी होता है। तो ये मिलके कुल बनता है कलेक्शन इंटरफेस। देन आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होगा कलेक्शन इंटरफेस के बारे में बात करना। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे बना, किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आज की वीडियो के अंदर हमने दोनों टॉपिक की बात की तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी काफ़ी बोरिंग से हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे टाइम के अंदर मैं आपको बड़ी नॉलेज दे सकूँ। तो इस उम्मीद के साथ कलेक्शन इंटरफेस के ऊपर मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली देखा जाए कलेक्शन इंटरफेस के और भी चाइल्ड इंटरफेस होते हैं जो सेग्रीगेट करते हैं अपने आप को मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर में और अपने आप को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय डेटा स्ट्रक्चर की वजह से। तो हमारे पास 3 तरह के कलेक्शन इंटरफेस के 3 चाइल्ड इंटरफेस होते हैं। सबसे पहले आता है लिस्ट इंटरफेस, उसके बाद सेट, देन क्यू, और याद रखिए मैप जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये मैप एक अलग से इंटरफेस है। ये कलेक्शन इंटरफेस के साथ अटैच नहीं है, तो मैंने तभी से थोड़ा दूर किया हुआ है कि अलग से अपने आप में ही इंटरफेस है। इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये मैं बताता चलूँ कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे पहले आप ये जान लें कि जावा ने अपने यूज़र्स को कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी मदद से हम जिसका ऑब्जेक्ट बना के उन डेटा स्ट्रक्चर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अपने प्रोग्राम के अंदर हम उन डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जांपल ले लें कि डेटा स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इस प्रोग्रामिंग के अंदर, कि अगर डेटा स्ट्रक्चर ना होते तो हमें क्या क्या मुश्किलात होती। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक कॉन्टेस्ट में बैठे हैं, तो आपको भाई सामने एक सवाल आता है कि फॉरन से आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज प्रिंट करें किसी भी नंबर्स को, 1000 या 500 नंबर्स हैं, तो उसमें से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर निकालें। तो आप फॉरन से कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर को बनाने लग जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर ना भी बनाए तो आप जो कोड लिखेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर ही कहलाएगा, क्योंकि आप एक किसी भी डेटा को स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर का होता है कि किसी भी डेटा को हम स्ट्रक्चराइज कर दें, किसी भी डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर दें कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें उस डेटा को। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर से ही निकलता है। तो फ़ौरन से आप वो कहने लग जाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसी वजह से जो जावा के प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने एक डेटा स्ट्रक्चर ही कुछ इंप्लीमेंट कर दिए, कुछ डेटा स्ट्रक्चर ही बना दिए को अपने यूज़र को प्रोवाइड करें, जिसका सिंपल हम उसका ऑब्जेक्ट बना के उस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। देन हमें ना कोई ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है और ना ही कोई ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस वजह से डेटा स्ट्रक्चर आया, और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। देन हमारे पास कुछ मेन क्लासेस होती हैं और कुछ हमारे पास उसके इंटरफेस होते हैं। हमारे पास 3 तरह की मेन क्लास है, लिस्ट, सेट, देन क्यू। देन उसके बाद हमारे पास ये उसके इंटरफेस होते हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, वेक्टर। और सेट के इंटरफेस होते हैं एरम सेट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट। देन क्यू में आता है एरे डक, लिंक लिस्ट, देन प्रायोरिटी क्यू। तो ये सारे इसके इंटरफेस होते हैं। हमारे पास 3 मेन क्लास हैं, लिस्ट, सेट, क्यू। देन हमारे पास और बहुत सारी क्लासें होती है, लेकिन हम 3 मेन क्लास हैं जो हमारे, हम उसी के ऊपर हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है। और एक और बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया हुआ है इन जिन चीज़ों के ऊपर, इसका मतलब ये क्या, अगर हम इनमें से किसी एक चीज़ को भी समझ लेंगे तो बाकी की 4 एक चीज़ को समझ ले, बाकी को जो 3 चीज़ें हैं हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, इसे हमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद मैंने बात करूँ जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया हुआ है इनके ऊपर, ये इंडिकेट करेंगे काफ़ी चीज़ें, ये चीज़ें काफ़ी कम यूज़ होती हैं डेली लाइफ के अंदर या डेली प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इन चीज़ों को हम निगलेक्ट कर देंगे आज की वीडियो के।
तो यार फ्लो चार्ट के लिए या ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया है। आई होप कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि इस फ्लो चार्ट की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसकी आज की वीडियो के अंदर हमारा क्या रोड मैप होगा और क्या क्या चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट के लिए। लिस्ट हम कब यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग में अपना चाह रहे हैं कि अभी हमारा जो है प्रोग्राम हो नंबर वाइज चले, यानी 0 1 2 3 4 5 6 नंबर वाइज चले, तो आप ऑटोमेटिकली अपने प्रोग्राम के अंदर लिस्ट का यूज़ करेंगे। और उसी तरफ आप देखना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर ना रिपीटेशन हो, यूनिकनेस हो, यानी कोई भी एक नंबर 2 मरतबा ना आए, रिपीट ना हो, तो उसके अंदर आप सेट का यूज़ करेंगे। देन क्यू का आप कब यूज़ करेंगे? जब आप चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रायोरिटी सेट करना चाहें, भी ये चीज़ हो तो फ़ौरन से ये हो जाए, एक प्रायोरिटी दे दें, तो आप वहाँ क्यू का यूज़ करेंगे। देन इन तीनों चीज़ों के बारे में और इन तमाम इंटरफेसेस जो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट है, इन सब के बारे में प्रैक्टिकल करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने लिस्ट से, चलते हैं अपनी नेटबीन आईडी की तरफ और वहाँ से प्रैक्टिकल शुरू करते हैं इस वीडियो का। यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है, पब्लिक क्लास एरे लिस्ट के नाम से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरे लिस्ट आया ही क्यों और फिर क्या ज़रूरत पड़ी हमें एरे लिस्ट की। तो अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास क्या इसकी नीड पड़ी, इसकी सब सिंपल सी एक एग्जांपल है मेरे माइंड में। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बना दिया इन टाइप का और उसका मैंने डाल दिया स्टूडेंट्स। देन उसके मैंने यहाँ पर साइज डिक्लेयर कर दिया, साइज में यहाँ दे दिया उसका भी 30। अब कह सकते हैं कि क्लास है जिसके अंदर 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे की एंट्री हुई, यानी कि 30 रोल नंबर के हिसाब से चल रही क्लास। तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट के 0 इक्वल्स टू 10 हो, और ये यहाँ पे आएगा t, और स्टूडेंट के 29th इंडेक्स, यानी कि आपको तो पता होगा कि एरे जो हमारा 0 इंडेक्स से शुरू होता है, वो उसके ऊपर आ गया बच्चा, भाई उसका रोल नंबर है फॉर एग्जांपल 22। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ अपने प्रिंट, तो ये भी नहीं होगा। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ स्टूडेंट के इंडेक्स 30 पे मैं कोई नया बच्चा आ गया, फॉर एग्जांपल बीच क्लास में कोई एक और स्टूडेंट हमारे पास ऐड हो गया, देन उसका रोल नंबर बनता है 23। देन इस प्रोग्राम को अब मैं रन करूंगा तो देखें क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो यहाँ पे दे रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री। तो मेन कॉन्सेप्ट इसका था कि जो एक्सेप्शन में बता रहे कि भाई आपका इंडेक्स जो है आउट ऑफ बाउंड हो गया, कि आपका इंडेक्स से 30 बच्चों के लिए आपने 31 बच्चे ऐड कर लिए, जिसकी वजह से आपका एरे ना आ रहा, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एरे क्लास एरे लिस्ट आया। एरे लिस्ट में बेसिकली ये होता है कि हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। तो अगर हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी पड़ती। तो अब हम इस सेम चीज़ को एरे लिस्ट की मदद से देखेंगे। तो इसमें लाइन ऑफ कोड को कर देता हूँ कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप जिसके शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट देन C प्रेस करेंगे तो ये मल्टी कमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम करते हैं एरे लिस्ट, तो इसके लिए हमें एक एरे लिस्ट का कोड लिखना पड़ता है। उसका कोड थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एरे देन लिस्ट। देन उसके बाद इसके अंदर हम लिखते हैं उसकी टाइप। तो यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप करता हूँ, इंटीजर। देन उसके बाद इज इक्वल्स टू न्यू एंड दोबारा से एरे लिस्ट। और अब ये एक एरर शो करेगा। एरर क्या शो कर रहा है? यहाँ पे तो मैंने पहले एरे लिस्ट का नाम मिस कर दिया, तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, तो STD शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट की। और अब ये एरर करे कि अभी आप इसे इंपोर्ट करें एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट जो है जावा के यूटिल पैकेज के अंदर प्रोवाइड है। तो अगर हम जावा का यूटिल पैकेज पूरा इंपोर्ट करना चाहें तो वो भी ठीक है। अगर आप सिंपल एरे डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट को इंपोर्ट करें तो ये भी ठीक रहेगा।
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को कोई आप ये इंपुट ना करवाएं, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दें आप लोग और यहाँ पे एक स्टेरिक लगा दें तो आपका काम बन जाएगा। तो ये अब भी एरर एक दे रहा है, तो ये इस एरर को हम चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया हुआ मैंने। तो यहाँ पे मैं करता हूँ नहीं, सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक थी। अगर एक और बात, अगर यहाँ पे आप टैब लिखना चाहें तो भी ठीक है, टैब ना भी लिखें तो कोई एरर नहीं देता इसका। तो मेरा एरर था कि स्पेलिंग मिस्टेक का। तो ये मैंने यहाँ पे एक एरे क्लास क्रिएट कर ली और एरे क्लास को मैंने इंपोर्ट करवा दिया। एरे क्लास हमारे पास होती है जावा के यूटिल पैकेज के अंदर, और उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शन आते हैं इस एरे क्लास के अंदर, और उसको हम देखते हैं क्या। तो सबसे पहला हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं तो std देन डॉट प्रेस करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा ऐड। तो ऐड की मदद से हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चे का रोल नंबर ऐड कर दिया 10। देन सेम दोबारा से मैं इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर लूँगा 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, जितनी मरतबा करूँ तो ये एरर में नहीं दिखाएगा। 100 टाइम्स भी लिखूँ तो कोई मुझे एरर ये शो नहीं करेगा। यही खासियत है एरर लिस्ट की, जिसकी वजह से प्रोग्रामर ने एरर लिस्ट को बनाया। तो यहाँ पर मैं इसका रोल नंबर दे देता हूँ 20। देन नीचे आ जाता है 30। देन हमारे पास आता है 40 और हमारे पास आ जाता है 50। और मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो सिंपल मैं लिख दूँगा std.out.println। तो यहाँ पे आ जाएगा एरे लिस्ट का नाम std, और इसको मैं अब रन फाइल करता हूँ। देन आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास सिंपल सा आउटपुट आ गया 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये तो हो गया हमारे पास एरे लिस्ट का एक फंक्शन। और इसी तरह बहुत सारे कमाल के फंक्शन हैं। कुछ मेन फंक्शन को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। दिन उसके बाद हमारे पास एक और मेन सा फंक्शन आता है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एड ऑल का। तो std डॉट एड ऑल देन दोबारा से मैं अपने इस एरे लिस्ट को प्रिंट करूँगा। तो लिखता हूँ system.out.print। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एड ऑल का फंक्शन मैंने यूज़ किया है। देन उसके बाद मैं अपने std को, यानी कि जो हमारी एरे लिस्ट है उसको प्रिंट कर दूँगा। और मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ और हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देखा कि आपने हमारे पास आउटपुट आ गया एड ऑल में 10, 20, 30, 40, 50। ये जो पहला एरे था, देन उसके बाद सेम चीज़ें उसमें दोबारा लिख दी हैं। तो एड ऑल बेसिकली ये काम करता है, जो हमारे पास एक एरे बना हुआ है, एरे लिस्ट बनी हुई है, उसी चीज़ को दोबारा से 2 मरतबा प्रिंट कर देगा। ये तो हो गया एड ऑल का। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट आउट। देन उसके बाद मैं एक और यहाँ पे करता हूँ डॉट गेट मेथड को कॉल, और ये भी काफ़ी कमाल का है। जी डॉट तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा system.out.println std डॉट गेट इंडेक्स 0। अब ये बताएगा कि जो इंडेक्स 0 पे जो भी वैल्यू हो ये प्रिंट कर देगा। तो मैं रन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास आएगा 10। तो ये आ गया 10। और अगर मैं करना चाहूँ डॉट सेट तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डॉट सेट और उसको करना पड़ेगा 0 पे। हम कर देंगे 500। तो अब चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो इसने काम नहीं किया, तो ये काम यहाँ नहीं करेगा। इसको मुझे यहाँ से पहले कट, देन यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट। और अब दोबारा से मैं अपने एरे लिस्ट को प्रिंट करूँगा और अब की बार आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। देन ये हमारे पास आ गया। तो इसको कमेंट आउट करूँ तो आप लोग समझ जाएंगे क्या हुआ है।
आउटपुट में। तो यहाँ पे देखा मैं यहाँ पे सेट डॉट सेट ऑपरेटर यूज़ किया। सो डॉट सेट के अंदर हम जो पहली वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं इंडेक्स वैल्यू होती है, देन उसके बाद हम जो वैल्यू सेट करना चाहते हैं उस इंडेक्स वैल्यू पे हम वो लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा भी 0th इंडेक्स पे हम प्रिंट करते हैं 500। तो जो पहले हमारे पास एरिया था उसके अंदर था 10, 20, 30, 40 एंड 50। देन मैंने कोड लिखा भी 0th इंडेक्स पे हम चाह रहे हैं कि हम 500 को सेट कर दें, तो मैंने यहाँ लिख दिया 500। तो ये आ गया हमारे पास 500। और उसके बाद अगर हम देखना चाहें डॉट रिमूव का भी हमारे पास एक कमाल सा फंक्शन है एरे लिस्ट का, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो मैं करता हूँ std डॉट रिमूव और सिंपल मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देता हूँ भाई 0 का आप रिमूव कर लो, यानी कि std डॉट रिमूव 0th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू वो रिमूव हो जाएगी। उस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू पे 0th वैल्यू पे थी 10 वो रिमूव हो चुका है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया सिर्फ और सिर्फ 20। और उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ एक और कंटेंट्स std डॉट साइज भी हमारे पास है, कंटेंट्स भी है। तो यहाँ से हम देखते हैं कौन सा एक खतरनाक सा, तो ये डॉट साइज देख लेते हैं डॉट साइज हमें क्या बताता है। तो उसको मैं रन करता हूँ, डॉट साइज यहाँ पे काम करेगा। तो मैं करता हूँ डॉट साइज और दोबारा से रन करते हैं। तो उसने बता दिया कि एरे का साइज 5 है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका साइज आ गया एरे का। देन उसके बाद हम बात करते हैं और कोई करते हैं डॉट क्लियर मेथड की बात। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट और ये सब कुछ क्लियर कर देगा, लिस्ट में कुछ भी 0 कर दिया इसने, क्योंकि इसने लिस्ट क्लियर का मतलब यही है कि आप जितने भी आपके लिस्ट है इसको आप सब के सब वैल्यूज़ को डिलीट कर दो। देन उसके बाद अगर हम बात करना चाहें डॉट रिमूव की कर ली मैंने, बात सेट की कर ली, और भी बहुत सारे इसके अंदर हैं। तो आप खुद से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से मैं देखता हूँ और रन करता हूँ दोबारा इसको मैं। तो उसने बिलियन वैल्यू ट्रू की कि आप सिर्फ रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारे एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट। और अब हम बात करते हैं अपने लिंक्स लिस्ट के बारे में। तो बेसिकली हमने लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट, जो हमारी लिस्ट एक मेन क्लास है उसके अंदर जो एरे लिस्ट हमारे पास इंटरफेस आता है, हमने उसकी बात की। हमारा जो एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट था वो तो क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने स्टैक के बारे में। लिंक लिस्ट जो होगा हम डायरेक्ट क्यू के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उधर ही हम समझ रहे होंगे कि लिंक लिस्ट किस तरह काम करता है, तो आप वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं स्टैक के बारे में, स्टैक क्या होता है और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो चलते हैं अपने नेटबीन आईडी की तरफ। और मैंने एक स्टैक बनाया हुआ है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जावा का यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है। देन इसके बाद हमारी पब्लिक क्लास स्टैक्स हो गई और उसका मेन मेथड बन गया। देन इसके अंदर मैंने स्टैक स्ट्रिंग टाइप का एनिमल नाम का बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि स्टैक होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, छोटी सी, काफ़ी इजीली आप समझ जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुकें जब आप मेज पे रखते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, देन उसके ऊपर एक, तो आप सबसे पहले वो पिक करते हैं जो आपने सबसे एंड में रखी हुई होती है। बिल्कुल उसी तरह स्टैक का कॉन्सेप्ट भी है, जो चीज़ हमने सबसे लास्ट में रखी हुई होगी वही चीज़ हम सबसे पहले पिक करेंगे। और एक और एग्जांपल, अगर आप डिश या आपके लिए प्लेटें किसी मेज़ के ऊपर पड़ी हुई हैं तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरह पड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी पिक करते हैं, जो सबसे एंड में होती है, जो सबसे हमने एंड में रखी हुई होती है हम उसे ही पिक करते हैं। बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है स्टैक के अंदर, जो सी चीज़ लास्ट में जाती है वही सबसे पहले निकलेगी। तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं डालने और निकालने के, डॉट रिमूव डॉट इस तरह। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो वीडियो लंबी ना हो तो डायरेक्ट हम शुरू करते हैं, मेन अपने जो मेथड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है बड़ा ही कमाल का मेथड है, तो उसका नाम रहता है हमारे पास, ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनिमल डॉट ऐड। ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि ऐड होगा। लाइन में ऐड करता हूँ यहाँ पर
और इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करके दोबारा नीचे पेस्ट कर दूंगा। ओके, मुझे ये देन उसके बाद हमारे पास एक और भी काफ़ी कमाल का है, और इसको मैं रन करता हूँ। देन उसके बाद एक और भी हमारे पास है ऐड करने का मेथड, उसके मैं बारे में डिफरेंस बताता हूँ आप लोगों को। इसको जब रन करता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करके रन फाइल किया मैंने, तो हमारे पास आउटपुट आ गया। सॉरी, ये तो मैंने सारी लाइन करके, तो इसको मैं करता हूँ कैट, देन इसको मैं करता हूँ डॉग, देन दोबारा मैं रन करूँगा। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया लाइन, उसके बाद कैट, देन उसके बाद डॉग। लेकिन ऐड करने का हमारे पास एक और भी मेथड है, उससे हम यूज़ करते हैं। देन एनिमल डॉट मैं यूज़ करता हूँ पुश, पुश भी बेसिकली यही काम करेगा। कोई भी एक नया आइटम मैं पुश कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हॉर्स को पुश इस लिस्ट स्टैक के अंदर। देन दोबारा से मैं इसको रन करूँगा और हमारे पास आउटपुट सिंपल होगा। हॉर्स, जो भी चीज़ हम ऐड करेंगे वो एट द एंड ऐड होगी, यानी कि लाइन के बाद मैंने ऐड किया कैट, कैट के बाद डॉग किया, डॉग के बाद मैंने हॉर्स किया। आप मुझे ये देखना है कि कौन सी चीज़ पहले निकलेगी, तो उसके लिए भी एक प्रीडिफाइंड मेथड होता है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा एनिमल डॉट पीक, और पीक को मैं कॉल करता हूँ। देन अब मैं देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास, तो मुझे पीक को यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। और अब मैं देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। ये हमें बता देगा कि जो सी चीज़ पहले निकलने वाली है, कि जैसा मैं आपको बताया कि जो हम लास्ट में डालते हैं वही फर्स्ट में निकलेगा। तो मैंने हॉर्स एट द एंड ऐड किया स्टैक के अंदर। देन जब मैंने देखा कि भाई कौन सी चीज़ निकलने वाली पहले, तो उसने डॉट पीक की मदद से तो उसने बता दिया क्या हॉर्स जो है निकलने वाला है। तो मैं कहता हूँ भाई हॉर्स को निकाल दो, तो इसके लिए हमारे पास होता है एनिमल डॉट पॉप, तो मैं करता हूँ पॉप, देन मैं दोबारा से रन करता हूँ प्रोग्राम, यानी कि एनिमल, देखते हैं क्या चेंज होगा इसके अंदर। और रन फाइल किया मैंने यहाँ पर, तो इसने देखा कि हॉर्स पहले उसने बता दिया भाई आपका जो हॉर्स है ये निकलने वाला है, तो मैंने कहा निकाल दो। उसके बाद जो हमारे पास स्टैक बन गया, तो हमारे पास हॉर्स निकल के लायन, कैट, देन डॉग बच गया। ये तीन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैक से रिलेटेड मेथड। देन उसके बाद एक और ही कमाल का मेथड होता है हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि भाई नहीं उल्टा चले, यानी कि जो पहले हमने डाला वही पहले निकला, तो उसके लिए हमारे पास होता है डॉट रिमूव मेथड। तो मैं यहाँ कर दूंगा एनिमल डॉट रिमूव, जिन्हें मैं जो भी इंडेक्स प्रोवाइड करूंगा उस इंडेक्स की वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि पहला जो है लाइन वो रिमूव हो, तो मैं यहाँ 0th इंडेक्स प्रोवाइड करता हूँ। देन उसके बाद मैं दोबारा से अपने एनिमल जो हमारे स्टैक है इससे प्रिंट करूँगा, तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है रियलाइज़ करते हैं इसे हम। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया कि सबसे पहले बता रहे कि हॉर्स निकलने वाला, तो मैंने कहा हॉर्स निकाल दो। उसके बाद हॉर्स निकल गया, हमारे पास बचा लायन, कैट एंड डॉग। उसके बाद मैंने कहा भाई एरे जो 0th इंडेक्स पर जो वे आइटम है लाइन है उससे भी निकाल दो, तो उसने उससे भी निकाल के हमारे पास दे दिया कैट एंड डॉग। और भी बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंट हैं मेथड, लेकिन टाइम की शॉर्ट लिस्ट की वजह से मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकता। जितने भी मेन थे 3 4 5 वो मैंने आपको बता दिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो मैंने ये बता दिया। और उसके बाद अगर हम एक और चलो कर लेते हैं, कोई एक छोटा सा मेथड से हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो यहाँ मैं करता हूँ एनिमल डॉट, यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इस एम्प्टी, ये भी एक बड़ा कमाल का है। तो ये हमें एक बुलियन वैल्यू शो कर देगा कि अगर ये हमारा जो स्टैक है ट्रू एम्प्टी है तो ये कर देगा ट्रू, अगर एम्प्टी नहीं है तो ये कर देगा फॉल्स। लेकिन इसे मुझे यहाँ कॉल करना पड़ेगा। देन मैं उसको रन करता हूँ, तो इसने बता दिया कि भाई आपका जो है स्टैक है ये एम्प्टी नहीं है, तो उसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इस तरह ये भी काम करता है। देन उसके बाद मैं एक और कोई देख लेता हूँ छोटा सा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बता सकूँ छोटे से काम, छोटे से टाइम के अंदर, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और देखता हूँ कोई ज़बरदस्त मेथड आपको बता सकता हूँ, सेट। ये भी बड़ा कमाल का है मेथड हमारे पास। 0th इंडेक्स पे मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर ऐड हो जाए,
यहाँ पर हो जाए कोई भी, मैं कहता हूँ फिश, चलो मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, एनिमल के अंदर फिश आ जाएगी। देन उसके बाद मैं दोबारा से अपने स्टैक को प्रिंट कर दूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा जीरो इंडेक्स की जगह, लाइन की जगह। लाइन तो वैसे ही रिमूव हो गया, तो मैं लाइन को रिमूव नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको कमेंट आउट। देखता हूँ मैं लाइन की जगह मुझे फिश चाहिए, तो यहाँ पे आपने देखा फिश आ गई, उसके बाद कैट डॉग इसी तरह रहा। तो ये था हमारे स्टैक का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और इसके अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो टाइम कम होने की वजह से मैं सबको तो डिस्कस नहीं कर सकता इस छोटी सी वीडियो के अंदर, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और काफ़ी आप भी बोरिंग से हो जाएंगे। तो आप खुद से एक्सप्लोर करें नए नए मेथड्स को, और एज पर रिक्वायरमेंट्स आप यूज़ करें अपने प्रोग्राम के अंदर, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पब्लिक क्लास क्रिएट की हुई लिंक लिस्ट्स के नाम से। तो याद रखिए मैंने यहाँ पे एस कीवर्ड जो है मैंने एक्स्ट्रा जानबूझ कर लिखा है ताकि हमें कोई कंपाइलर एरर शो ना करवाए। देन उसके बाद जो हमारा सिंपल सा प्रोसेस है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल का पैकेज मैंने इम्पोर्ट करा हुआ है स्टैटिक के साथ, के तमाम यूटिल के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके साथ इम्पोर्ट हो जाए। देन यहाँ पे मैंने अपनी जो है मेन मेथड है क्रिएट किया हुआ अपने प्रोग्राम का। देन उसके बाद मैं क्यू का इंटरफेस जो है इसका मैं कोड लिखता हूँ। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्यू, देन मैं एक इंटीजर डेटा टाइप का क्यू क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। देन उसके बाद मैं उसका नाम दे देता हूँ क्यू ई। देन मैं यहाँ कर देता हूँ न्यू। देन मैं यहाँ दोबारा से करता हूँ लिस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यू एक हमारे पास होता है इंटरफेस, जिसको लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट और एरे डक इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। देन उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है हमारे लिंक लिस्ट की, एरे लिस्ट की और डक की, एरे डक की, वो सबके साथ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं क्यू को। तो ये एरर हम चेक करते हैं क्या आ रहा है। लिंक्ड लिस्ट, देन उसके बाद जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज हो गई लिंक लिस्ट की, वो सबके साथ क्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने कुछ मेथड्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्यू से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कोई भी चीज़ अगर मुझे ऐड करनी है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्यू डॉट ऑफर। डॉट ऑफर की मदद से हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने क्यू के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ऑफर करवा दिया 10। देन ये कोड मुझे दोबारा से कॉपी, देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 20 से 30। देन ये हो जाएगा हमारे पास 40 और ये हो जाएगा हमारे पास 50। देन मैं से अपने क्यू को प्रिंट करूँगा, तो जिसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्यू। और अब मैं रन फाइल करता हूँ।
तो ये हमारा क्यू का आंसर आ गया 10, 30, 20, 40 एंड 50। देन अगर हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है अपने क्यू में से तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ता है क्यू डॉट पीक। ये बता देगा कि हमारा जो एलिमेंट है रिमूव होने वाला वो कौन सा है, जो अगला एलिमेंट अभी रिमूव होगा। तो उसके लिए मुझे लिखता हूँ पीक। देन इसको मुझे लिखना पड़ेगा इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। और दोबारा से मैं रन करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको उसकी डेफिनेशन में बताया, क्यू एक ऐसी लाइन होती है जिसके अंदर जो बंदा पहले आएगा वही बंदा पहले निकलेगा। तो यहाँ पे 10 जो था, मैंने पहले सबसे हमारे 0th इंडेक्स पर 10 है, तो उसके हिसाब से हमारा 10 ही आउट होना चाहिए। तो 10 पहले है और 10 ही बाद पहले निकलेगा। तो ये तो हो गया हमारा डॉट पी का मेथड, जिसकी वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट अभी निकलने वाला है। देन उसके बाद हमारे पास आता है पोल का एक और ज़बरदस्त सा मेथड। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्यू डॉट पोल। देन अब दोबारा से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये भी सेम चीज़ हमें रिटर्न करे कि जो 10 नंबर है यही आउट होगा। तो उसके बाद अगर मैं करूँ अपने प्रोग्राम को दोबारा से, यानी कि जो हमारा क्यू है इसे दोबारा से प्रिंट करूँ, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मैंने 10 को रिमूव कर दिया डॉट पोल की मदद से। देन उसके बाद जो हमारा था क्यू वो कुछ इस तरह से हो गया 30, 20, 40 एंड 50। तो डॉट पीक की मदद से हम पहले ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो नंबर है या कौन सा एलिमेंट है क्यू में से जो आउट होने वाला है। देन पोल की मदद से हम उस एलिमेंट को आउट कर सकते हैं। तो ये था 3 काफ़ी ज़बरदस्त है मेथड। देन उसके और भी मेथड है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो 3 था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्यू के अंदर यूज़ होते हैं। डॉट ऑफर, डॉट पीक, देन डॉट पोल। ऑफर की मदद से हम कोई भी चीज़ ऐड करवा सकते हैं क्यू के अंदर, और देन उसके बाद हम पीक की मदद से ये देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो इस क्यू में से पहले निकलेगा। देन पोल की मदद से हम उस एलिमेंट को बाहर भी कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम कुछ और मेथड्स के बारे में बात करें, देन उससे भी हम चेक करते हैं यहाँ पर। और ये सारा का सारा कोड मैं आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस ध्यान लगा के पढ़ना है ताकि आप डीएसए को समझ सकें। देन उसके बाद मैं देखना चाहूँ यहाँ पर रिमूव का, तो मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को इस एम्प्टी। और ये अब हम एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हमारा जो क्यू होगा वो एम्प्टी होगा तो ये करेगा ट्रू, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये करेगा हमें फॉल्स। तो रन फाइल करते हैं। तो इसने फॉल्स रिटर्न किया, इसका मतलब है कि हमारा जो क्यू है ये एम्प्टी नहीं है। अगर हमारा क्यू जो था एम्प्टी होता तो ये हमें करता ट्रू। देन उसके बाद एक और मेथड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसे कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ एक और कर लेता हूँ क्यू डॉट क्लियर। देन यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे इसको क्यू डॉट क्लियर, और अब मैं दोबारा से स्कोप में क्यू को रन करता हूँ। देन हमारे पास आउटपुट आ गया। इसने तमाम की तमाम वैल्यू जो भी क्यू की थी वो इसने क्लियर कर दी। अगर मैं अब इस जो हमारा था इसको दोबारा से मैं नीचे इसके प्रिंट करूँ, देखूँ क्या आउटपुट आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने इसको क्यू को रिमूव कर दिया है। देन उसके बाद मैं कहता हूँ क्यू हमारा एम्प्टी है, यानी ये हमें बता। तो अभी ये हमें क्या आउटपुट शो करेगा। तो इसने देखा अब की बार हमें ट्रू आउटपुट देता है। इसका मतलब ये कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, इसके अंदर हम कोई भी नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, या ऐसे हम चेक करना चाहिए कि हमारा जो क्यू है एम्प्टी है या फुल है। तो इस बार इसने हमें आउटपुट दे दिया कि आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है, उसने ट्रू आउटपुट दे दिया। देन क्यू डॉट क्लियर की वजह से हमने जो भी हमारा क्यू था उसे हमें क्लियर कर दिया, तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हमने डिलीट कर दिया। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं क्यू के, तो वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं कुछ चंद डिस्कस करूँगा ताकि मैं आपको छोटे से वक्त के अंदर आपको सारी बातें समझा सकूँ। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रायोरिटी क्यू के बारे में। तो ये भी हमें क्यू के अंदर ही मिलता है, तो हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। देन उसे हमें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो चलते हैं नेटबीन आईडी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी है प्रायोरिटी क्यू के नाम से।
देन उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम का एक मेन मेथड भी डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्रायोरिटी क्यू का भी कोड लिख दिया है। तो इसके लिए मैंने लिखा प्रायोरिटी क्यू, देन इसके बाद मैंने टाइप लिख दी इंटीजर, देन उसके बाद इसका नाम आ गया पी क्यू, देन इक्वल्स टू न्यू, देन दोबारा से प्रायोरिटी क्यू। और अब इसके बाद हम इसके मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो प्रायोरिटी क्यू के अंदर आते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर अगेन वही सारे सेम हमारे पास मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो लास्ट टॉपिक के अंदर। तो कोई भी चीज़ हमें अगर प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करवानी तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉट ऐड भी होता है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। देन पी क्यू डॉट ऑफर भी हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ ऐड करवाने के लिए। देन उसके बाद मैं रेंडमली नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेकिन जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो आपको हैरान कर देगा। देन उसके बाद मैं एक और वैल्यू इनपुट दे देता हूँ यहाँ पर, देन एक आखिरी वैल्यू यहाँ पे इनपुट देता हूँ मैं, जिसकी वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ पर 0। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 0 है मैंने एट द लास्ट यहाँ पे आउटपुट इनपुट दिया है, और उसके बाद 5, उसके बाद 1, और सबसे ऊपर मैंने सबसे बड़ी वैल्यू दी है। लेकिन जब मैं इसे रन करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट किस ऑर्डर में आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो जब मैं इसे रन करता हूँ पी क्यू को, आउटपुट चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। तो जैसा कि यूजर आपने देखा कि इसका जो आउटपुट आया वो असेंडिंग ऑर्डर में आया, तो 0, 1, 5, 10। हालांकि जो मैंने सबसे बड़ी वैल्यू थी 10 वो सबसे पहले दी, उसके बाद 1, उसके बाद 5, देन उसके बाद 0। लेकिन जो हमारे पास आउटपुट आया वो कुछ इस तरह से आया कि 0, 1, 5, 10। तो बेसिकली अगर इसको हम देखना चाहें जो ये मेन हीप जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मेन हीप होता है क्या, मेन हीप बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि इस तरह काम कर रहा होता है, जो उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा उसी को प्रायोरिटी दे रहा होता है। तो मेन हीप किस तरह काम करता है वो तो मैंने बता दिया कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो उसी को प्रायोरिटी दे रहा होता है। लेकिन होता क्या किस तरह होता है इसके डीप में हम नहीं जाते, बस हम ये जानते हैं कि प्रायोरिटी क्यू जो होता है वो मेन हीप डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है, उस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है अपने अंदर। देन उसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही सबसे पहले आएगी असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये था मेन हीप का कॉन्सेप्ट और ये था हमारा प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू के अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है तो 3 मैंने बता दिए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करना चाहें रिमूव की या पीक पोल की तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो अगेन पी क्यू डॉट पीक हमारे पास एक है, ये हमें आउटपुट दे देगा उसके बारे में। देन मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ पी क्यू डॉट पोल का भी है हमारे पास। देन मैं रन करता हूँ तो पीक बेसिकली हमें ये कहता है कि जो हमारा आउटपुट जो हमारा एलिमेंट निकलने वाला है प्रायोरिटी क्यू में से वो उसे प्रिंट कर देता है। देन जो पोल मेथड है हमारा वो उसको रिमूव कर देता है। लेकिन अब मैं से अपने जो हमारा था प्रायोरिटी क्यू उसको मैं आउटपुट सॉरी इसको दोबारा मैं प्रिंट करता हूँ तो अभी हमारे पास की वैल्यू चेंज होगी। तो मैं करता हूँ पी क्यू को प्रिंट, देन हमारे पास जो अभी अब की बात वैल्यू आएगी वो डिफरेंस होगी। तो जैसा कि आपने देखा तो हमारे पास अभी आ गया 1, 10 और 5। तो पहले तो हमारे पास आउटपुट आता है 0, 1, 5, 10, लेकिन अब की बार आ गया 1, 10 एंड 5। तो मेन हीप कॉन्सेप्ट भी काम कर, लेकिन हम इसके डिटेल में नहीं जाते कि वो किस बेस पे काम कर रहा है, वो किस बेस पे 1 को पहले ला रहा है, किस बेस पे वो 10 को सेकंड नंबर पे ला रहा है। तो इसकी तरफ हम नहीं जाते। बेसिकली हम ये देखते हैं जो सबसे छोटा नंबर होता है वो उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वही सबसे उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है उस नंबर की। तो ये था हमारा मेन हीप का भी कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ गए होंगे मेन हीप कैसे काम कर रहा है। देन ये तो हमारा प्रायोरिटी क्यू का भी कॉन्सेप्ट था, वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया। तो कुछ मैंने मेथड्स बताया, डॉट ऑफर, डॉट ऐड जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। देन डॉट पी की वजह से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है वो रिमूव होने वाला है। देन डॉट पोल की वजह से हम ये उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने एरे डक के बारे में, एरे डक के बारे में। तो एरे डक क्या होता है तो उसकी तरफ भी हम चलते हैं। अभी हम बात करते हैं अपने एरे डक के बारे में। हमने एरे प्रायोरिटी क्यू पढ़ लिया, देन लिंक लिस्ट पढ़ लिया क्यू के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने एरे डक के बारे में। तो चलते हैं नेटबीन आईडी की तरफ। एरे डक का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह होता है जिसके अंदर हम आगे से भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, देन उसके अंदर हम पीछे से भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट हमें ऐड करना है
देन हम आगे से भी कोई भी चीज़ या कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। देन हम पीछे से भी कोई भी चीज़ या कोई भी एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। तो एरे डक का कॉन्सेप्ट जो है इस चीज़ के ऊपर बिल्ड होता है कि हम आगे या पीछे मायने नहीं रखता, हम जहाँ से चाहें हमारी मर्जी हम कोई भी एलिमेंट ऐड कर दें या उसको रिमूव कर दें। देन उसके बाद हमारी जो स्लाइडिंग विंडो होती है वो उसका कॉन्सेप्ट भी हमारे पास एरे डक का कॉन्सेप्ट होता है, उसी के ऊपर वो बिल्ड हुआ होता है। देन अगेन ये क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। देन जितने भी क्यू की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपना एरे डक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं देन इंटीजर डेटा टाइप का मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एरे डक। इंटीजर देन मैं नाम दे देता हूँ इसे एलडी के नाम से शॉर्ट फॉर्म। देन इज इक्वल्स टू न्यू, देन दोबारा से एरे। देन उसके बाद मेरा ये हो गया एरे डक कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का एरे डक क्रिएट किया हुआ। देन उसके बाद में कुछ इसके जो मेन से फंक्शन है, जो मेन मेथड्स हैं, हम उनका यूज़ करेंगे। देन हम उसके बारे में बात करेंगे किस मेथड और किस फंक्शन का हमें क्या बेनिफिट मिलता है। हमारे पास मेथड आता है एरे डक का सबसे कमाल मेथड जो है, हम उससे हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ एलिमेंट ऐड करने के लिए एरे डक के अंदर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना डॉट ऑफर मेथड, जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ को अपने एरे डक के अंदर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक और मेथड ऑफर फर्स्ट के नाम से। तो सबके मैं यूज़ की आपको बताऊंगा। देन क्या किस मेथड का क्या बेनिफिट है हम उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन मैं पहले मेथड सब लिख लूँ। देन मैं करता हूँ ऑफर लास्ट। देन मैं अपने इस एरे डक को प्रिंट करता हूँ। देन हमारे पास क्या आउटपुट आता है चेक करते हैं। तो राइट क्लिक करके रन फाइल करेंगे हम। तो हमारे पास जो मैंने यूज़ किया था ad.offer फर्स्ट में से, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको जब यूज़ कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट है ऑफर फर्स्ट वाला वो सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ 22 सबसे पहले आ गया। देन उसके बाद ऑफर सिंपल हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं। देन उसके बाद ऑफर की जो वैल्यू थी 10 वो आ गई। और उसके बाद ऑफर लास्ट ने ये किया कि 1 को उसने लास्ट में प्रिंट कर दिया। देन ये तो हो गया हमारे ऐड करने के तरीके, हम किन तरीक़ों से एरे डक के अंदर कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें उन चीज़ों को रिमूव करने की, देन उसके भी कुछ हमारे पास मेथड होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले ad.peak या पोल। पहले पीक हम देखते हैं भी कौन सा एलिमेंट हमारा निकलने वाला है। तो और अब दोबारा इस प्रोग्राम को रन करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारा जो 22 एलिमेंट वो ये हमारा जो पीक फर्स्ट है वो हमें ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो 22 एलिमेंट है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। देन हम कहते हैं कि भी पीक लास्ट में क्या हमें शो होगा, तो जो सबसे एंड में हमारे कौन सा एलिमेंट निकल सकता है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पीक लास्ट, और ये हमें बता देगा कि भी आपका जो पीक लास्ट पे जो वैल्यू आ रही है वो है हमारी 1। देन उसके बाद अगर हम बात करना चाहें पोल की, और पोल में के अंदर भी कुछ इस तरह का सीन होगा। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा पोल, कोई भी चीज़ हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम कर देते हैं पोल। देन पोल जो होगा जो 22 हमारा पीक पर है उसे रिमूव कर देगा। देन अब दोबारा से अपने एरे डक को प्रिंट करते हैं। तो अभी अब की बार 22 उसमें से गायब हो चुका होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 10 और 1 बचा, यानी कि 22 को उसने रिमूव कर दिया। अब हम करते हैं कि पहले हमारे जो एरे डक है इसको थोड़ा सा हम और भी बढ़ा देते हैं, ताकि हम और भी खेल सकें नंबरों के साथ। चलें
अब हम करते हैं ad.poll first, देन poll first हमें क्या शो होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा हम चाहते हैं उसे हम रिमूव करें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे poll first। और उसके बाद हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमें बता रहा है कि जो poll first होगा वो 10 होगा आपका। देन हम दोबारा से अपने एरे डक को प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या चेंजेस हुए हमारे एरे डक के अंदर। तो देखा कि आपने 22 तो हमने यहाँ से निकाल दिया कि पोल में से, देन पोल फर्स्ट में हमने किया जो फर्स्ट, उसके बाद जो हमारा एलिमेंट पोल होने वाला है उसको भी रिमूव कर देना। हमारे पास हमारा जो एरे डक बचा उसके अंदर है 11, 18, 111 देन 1। देन उसके बाद अगर हम बात करें पोल लास्ट की, जो हमारा ये 1 है वो तो आपकी बार ये रिमूव हो जाएगा। ज़रा मैं यहाँ लिखता हूँ ad.poll और उसके बाद में दोबारा से मुझे अपना एरे डक को प्रिंट करना पड़ेगा और रन फाइल करता हूँ दोबारा से मैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, जो उसने पहले बताया था भी, आपका जो पोल लास्ट होने वाला एलिमेंट है वो है 1। देन मैंने कभी इसको रिमूव कर दो तो हमारे पास जो हमारा एरे डक बचा है उसके अंदर 3 एलिमेंट है 11, 18 देन 111। तो ये कुछ तरह के कमाल के मेथड्स थे, मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूँ। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाले जो मेथड्स हैं हमारे पास एरे डक के अंदर वो यही थे। देन उसके बाद और भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं तो इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसका मेरे लिए भी इशू बन सकता है और आप लोगों के लिए भी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने लिस्ट को पढ़ लिया, देन उसके बाद हमने क्यू भी पढ़ लिया और उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेट्स के बारे में। तो सेट्स के अंदर जैसा कि मैं आपको बताया था कि नम सेट के अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि नम सेट इतना हम यूज़ नहीं करते अपने डेली लाइफ के अंदर, काफ़ी कम केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमें नम सेट का यूज़ करना पड़ता है। देन हम शुरू करते हैं अपने हैश सेट से। तो चलते हैं नेटबिनाटी की तरफ और प्रैक्टिकल भी करते हैं वहाँ पर। बेसिकली जो हमारे पास सेट की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होता, तो उसी तरह ये हमारे पास जो है हैश सेट, लिंक सेट, देन ट्री सेट, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। इसके अंदर हम कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट ना ही ऐड कर सकते हैं और ना ही अगर ऐड कर भी दिया जाए तो हमें कंपाइलर एरर शो करेगा। तो शुरू करते हैं कुछ मेथड्स के साथ सेट्स के। देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना कोड। सबसे पहले मैं अब बात करते हैं कोई भी चीज़ अगर हमें सेट के अंदर ऐड करनी है तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है set.add। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे एक सेट क्रिएट कर दिया है इंटीजर डेटा टाइप का, तो मुझे जो वैल्यूज़ इंटर करनी है वो भी इंटीजर ही करनी होंगी। तो आपने देखा कि मैंने पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर ही बात की है। उसकी वजह है यह है कि क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है काफ़ी हम इजीली लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, मतलब 10, 11, 12, 13। अगर मैं स्ट्रिंग का यूज़ करता तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता था। तो बताने का मकसद ये है कि आप छोटे से वक्त के अंदर सारी चीज़ें ईजिली समझ जाए, तो तभी मैंने दोबारा से इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ किया। देन अगर हम ऐड करना चाहते हो तो हम .add का मेथड यूज़ करते हैं सेट के अंदर। तो अगेन इस लाइन ऑफ कोड को मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे 3 और 4 एलिमेंट ऐड करने हैं अपने सेट के अंदर। और उसके बाद मैं यहाँ कर दूँगा इसे प्रिंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, देन 30, देन हमारा 50। और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे अपने सेट को। देन मैं रन फाइल करूँगा। तो आपने देखा कि हमारे पास ये आंसर कुछ अलग ही फॉर्म में है। सबसे पहले 50 है, उसके बाद 20, देन उसके बाद 40, देन उसके बाद 10, देन उसके बाद 30। तो बेसिकली ये सेट के अंदर तमाम एलिमेंट एक हैश सेट बन जाते हैं, मतलब सेट के अंदर जो भी हम एलिमेंट ऐड करते हैं तो इनका एक हैश सेट बन जाता है। उस हैश सेट के मुताबिक ही ये हमें आउटपुट शो कर रहा होता है। देन हम इसके डिटेल में नहीं जाते कि किस तरह हमें आउटपुट शो कर रहा होता है, बस हमें ये जान लेना है कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट ऐड होगा उसका अंदर ही एक हैश सेट क्रिएट हो जाएगा। देन अगर हम कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करना चाहेंगे तो कंपाइलर पहले जाके उस हैश सेट में देखेगा भी इस तरह का कोई हैश सेट हमारे पास पहले से मौजूद है या नहीं। अगर इस तरह का कोई भी हैश सेट हमारे पास मौजूद होगा तो हमारे कंपाइलर हमें एरर शो कर देगा। तो एक प्रैक्टिकल हम यहाँ भी करते हैं। मैं 10 को दोबारा से ऐड करता हूँ
देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो इसने हमें 10 को एक ही मरतबा प्रिंट किया। तो जैसा ही हमने 10 को दोबारा से ऐड किया तो उसने जाकर हेड सेट को देखा कि भाई सिमिलर हेड सेट है इन दोनों का, 10 और 10 का, तो उसने एक ही कंसीडर किया। देन उसे हमें एक ही मरतबा को 10 प्रिंट करके दिखा दिया। देन उसके बाद और मेथड्स के बारे में बात करें सेट्स की, तो उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं डॉट रिमूव डॉट कंटेन, बेसिकली जो हम लास्ट वीडियोस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सेट डॉट रिमूव देन हम यूज़ कर सकते हैं सेट डॉट कंटेन, ये हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। देन उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं सेट का साइज मालूम करने के लिए सेट डॉट साइज। देन दोबारा से मुझे अपना जो सेट है इसे प्रिंट करना होगा। दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक आउटपुट शो कर दिया 20, 40, 10 एंड 30। देन उसके बाद मैं कहा 10 को रिमूव कर दो, उसने 10 को रिमूव करके हमें 20, 40 एंड 30 का आउटपुट शो कर दिया। देन उसने हमें ये साइज और कंटेंट्स दिए, दोनों हमें इसने शो नहीं किए। तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर कमेंट आउट, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करूँगा और इससे मैं यहाँ यूज़ करूँगा सेट डॉट साइज। और अब हमें ये अपने जो हमारा सेट है इसका साइज बता देगा। तो साइज इसका हो गया 3। देन उसके बाद अगर हम देखना चाहें अपने सेट का सेट डॉट कंटेंट्स, इसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास करते हैं 55, अगर 55 इसके अंदर अवेलेबल होगा देन हमें ये ट्रू वैल्यू आउटपुट देगा। अगर इसके अंदर नहीं हो तो ये हमें फॉल्स आउटपुट देगा। तो रन करता हूँ इसे मैं, तो इसने हमें फॉल्स आउटपुट दिया। इसका मतलब ये 50 जो है हमारा एलिमेंट वो सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद एक और इसका कुछ और भी मेथड्स हैं जिसके हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास हो गया सेट डॉट क्लियर का मेथड। तो यहाँ से मैं कमेंट आउट करके नीचे लिख लेता हूँ सेट डॉट क्लियर, जिसके वजह से हम अपने पूरे के पूरे सेट को क्लियर कर सकते हैं। और दोबारा से उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 0। तो इसका मतलब हमारे जितने भी सेट्स का जितने भी वैल्यूज हैं सबकी सबको उसने रिमूव कर दिया। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने हैश सेट हमारा हो गया। इस हैश सेट के कुछ ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं मैंने बता दिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने लिंक्ड हैश सेट के बारे में। तो इसी क्लास के अंदर मैं उसके भी तमाम टॉपिक्स आपको बता देता हूँ। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ से कर दूँगा कमेंट आउट। तो इसके अंदर भी सेट की प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। देन लिंक लिस्ट की भी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर फॉलो होंगी। मीन्स इसमें अगर ऑर्डर मेकिंग का देखा जाए तो उसमें लिंक लिस्ट के अंदर जिस तरह हमारा ऑर्डर मेंटेन करता था उसी तरह ऑर्डर मेंटेन रहेगा हमारा। देन इसके अंदर हम एलिमेंट ऐड भी कर सकते होंगे। देन जो भी एलिमेंट हम ऐड करेंगे उसका ऑर्डर हमारे पास मेंटेन रहेगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लिंक्ड हैश सेट, और अब मैं अगर सबको दोबारा से रिमूव कर दूँ कमेंट आउट को, और क्योंकि मेथड्स उसके सारे सेम ही रहेंगे। देन मैं से ऐड और अब
दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ, तो अब की बार इसका जो ऑर्डर होगा वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमने लिंक्ड हैश सेट की प्रॉपर्टी, जैसा मैंने आपको बताया, लिंक्ड हैश सेट जो होता है वो लिंक्ड लिस्ट जो हमारी थी इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करता है। लिंक्ड लिस्ट के अंदर मेन कॉन्सेप्ट ये था, उसके अंदर हमारा जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी बार यहाँ पे शो है 10, 20, 30, 40, जो हमारा ऑर्डर था वही ऑर्डर में हमें आउटपुट शो हुआ। लेकिन इसके अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यू हमें प्रिंट नहीं, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टीज़ भी है कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता। लिंक लिस्ट की भी प्रॉपर्टी है कि नंबर वाइज जो सीरीज़ वाइज है वही प्रिंट होगा। देन उसके बाद हमारे पास सेट डॉट रिमूव भी आता है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो इसे मैं करता हूँ 10 को रिमूव, और दोबारा से मैं अपने प्रोग्राम को प्रिंट करूँगा। देन रन फाइल किया मैंने, तो इसने 10 को रिमूव कर दिया। देन उसके बाद दोबारा से हमारे पास आता है सेट डॉट कंटेंट्स, और अब की बार मैं इसमें करता हूँ ट्रू वैल्यू जनरेट करने की कोशिश। देन दोबारा से रन फाइल करूँगा, तो हमारे पास अब आ जाएगा ट्रू। तो इसका मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर सेट डॉट कंटेंट्स जो हमारे था उसको हम करते हैं 20, और अब करते हैं दोबारा से रन। देन हमारे पास आ जाएगा ट्रू। तो ट्रू का मतलब ये कि हमारा जो लिंक्ड हैश सेट है इसके अंदर 20 एलिमेंट मौजूद है, तो इसे हमें ट्रू कर दिया, आउटपुट शो कर दिया ट्रू का। फिर उसके बाद हम यूज़ करें सेट डॉट क्लियर की मदद से हम पूरे सेट को, लिंक्ड हैश सेट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं रन फाइल करता हूँ, तो हमारे पास ये आ गया, सब का सब हमारा जो लिंक्ड हैश सेट था वो क्लियर हो गया। देन ये भी कुछ क्योंकि तमाम की तमाम जितने भी मेथड्स मैं बता रहा हूँ सेट के अंदर वही रिपीट होते जा रहे हैं, तो आप लोग भी समझ चुके होंगे अब तक। जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जितने मेन टॉपिक्स हैं, जितने मेन हमारे पास मेथड्स हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपने ट्री सेट के बारे में, तो उसको भी मैं इसी क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर लूँ। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल ट्री सेट। देन उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके अंदर एक डिफरेंस होगा, वो ये होगा कि इसमें सेम ऑर्डर होता है और ये तमाम वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देता है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सॉर्ट हो जाएंगी, बाइनरी सॉर्ट जिस तरह हमने सुना भी होगा, और उसी तरह ये तमाम जो आउटपुट हमें जनरेट करेगा वो सॉर्ट करके करेगा। तो इसे मैं रन करता हूँ सेट को, तो आउटपुट चेक करते हैं हम। तो ये मुझे कमेंट करना पड़ेगा, और दोबारा से मैं रन करता हूँ, तो इसने हमें आउटपुट दिया 10, 20, 30, 40। देन अगर मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ कर दूँ 100, रन फाइल कर दूँ 100, हमें ऐड में मिलेगा। अगर मैं स्टार्ट में 1000 की वैल्यू इंटीजर देखूँ तो हमें क्या होगा, ये सॉर्ट करेगा इसे या नहीं। तो इसने देखा कि जो बड़ी वैल्यू थी इसने उसके फ़ौरन से पीछे भेज दिया। पहले यहाँ 10 मैंने लिखा होता तो नंबर वाइज, तो वो उसने सेम प्रिंट हो रहा था, तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी और आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो रही थी कि सॉर्ट किस तरह कर रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1000 का फिगर लिख दिया तो उसने अच्छे से सॉर्ट करके उस 1000 को पीछे भेज दिया। तो ट्री सेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही होता है, जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो उसी वक्त सॉर्ट कर देता है। देन उसी हिसाब से जो हमारा इनपुट किया गया होता है जितने भी एलिमेंट्स, देन उसमें सॉर्ट करके जो भी वैल्यू सबसे छोटी होती है सबसे पहले प्रिंट कर देता है। देन उसके बाद उससे बड़ी, और इसी तरह हमारा ट्री सेट काम करता है। और उसके अंदर भी रिमूव करने का एक ही मेथड है, डॉट, और भी मेथड लेकिन हम यूज़ करते हैं डॉट रिमूव। डॉट रिमूव में मैं करता हूँ 10 तो नहीं है हमारे पास, 100 को रिमूव करूँगा, देन दोबारा से प्रिंट करूँगा तो हमारे पास 100 रिमूव हो चुका होगा। देन मैं कंटेंट्स का मेथड इसी तरह यूज़ कर दूँगा। इसके अंदर मैं पूछूँगा 20 है हमारे पास, तो बता देगा हाँ भाई हमारे सेट के अंदर 20 है, तो ट्रू का आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। देन डॉट क्लियर की मदद से हम पूरे ट्री सेट को क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे आज की कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर इस वीडियो के अंदर हमने तफसील से अपने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है जावा के अंदर, चाहे वो सेट हो, चाहे वो एरे लिस्ट हो या एरेडक हो, और तब के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। आज की वीडियो के अंदर हमने बात की अपने लिस्ट के बारे में, सेट्स के बारे में, देन क्यू के बारे में। लिस्ट के अंदर हमने एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक के बारे में बात की। सेट के अंदर हमने हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, देन ट्री सेट के बारे में बात की। क्यू के अंदर हमने एरे डक, लिंक लिस्ट, देन प्रायोरिटी क्यू के बारे में बात की।
नम सेट और वेक्टर हम काफ़ी कम जगहों पर यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैंने उसको नहीं बताया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट आउट कर देना, उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो आपको अलग से मैं दे दूँगा। देन हम बात करते हैं मैप के बारे में। मैप के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो देन मैप के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैप को डिस्कस कर रहे होंगे। जावा के अंदर मैप हम क्यों यूज़ करते हैं, देन मैप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।